तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 20वां तथा अंतिम अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आदर्श हिंदू होटल के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कुसुम इधर कई दिनों से इसी घर में विवाह के तरह तरह के छोटे बड़े फुटकर कामों में दिन भर लगी रहती है। हजारी उसे घर नहीं जाने देता। कहता है, बेटी तुम तो हमारे घर की ही हो, तुम्हारे रहने से मुझे कितना भरोसा है। इन कुछ दिनों तक तुम यही रहो ना। विवाह से एक दिन पहले हजारी को अत्सी की चिट्ठी मिली। वह कृष्णनगर लोकल से आ रही है। स्टेशन पर किसी को जाना ही चाहिए, और कोई तो अत्सी को पहचानता नहीं। कौन उसे पहचान कर स्टेशन से ले आएगा। हजारी खुद ही तीसरे पहर 5 बजे के समय स्टेशन आया। इंटर क्लास के डब्बे से अत्सी और उसके साथ एक युवक उतरा, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए नजदीक जाकर हजारी ने जो कुछ देखा उससे उसको जान पड़ा जैसे पल भर में उसकी आंखों के सामने दुनिया की तमाम रोशनी मिटकर अंधेरे में एकाकार हो गई हो। अत्सी का विधवा वेश। अत्सी ने हजारी के पैरों की धूल लेकर प्रणाम करके कहा, काका बाबू अच्छे हैं ना। सुरेन, ये काका बाबू हैं, ये हमारे जेठ के लड़के हैं, कलकत्ते में पढ़ते हैं। आप इस तरह खड़े क्यों हैं? नहीं बेटी, चलो आओ। आप शायद सोच रहे हैं ना, या फिर सिर पे आ चढ़ी। हमने तो एक तरह से विदा ही कर दिया था। यह 7 बोझ लेकर फिर आप पहुंची, यही ना। बाबा काका ऐसे ही निष्ठुर होते हैं। हजारी अचानक रो पड़ा। लोगों से भरे हुए प्लेटफार्म के बीच उसके मन में क्या हो रहा है, यह बात वह किसी को समझाकर नहीं कह सकता। मन की जाने कौन सी जगह पीड़ा से तड़क कर टूटी जा रही है। अत्सी ने ही उसे चुप कराया। अपने आंचल से उसकी आंखें पहुंची और प्लेटफार्म से बाहर ले आई। रेलवे होटल के पास नरेन उन दोनों की प्रतीक्षा में खड़ा था। उसने हजारी की ओर देखा। हजारी की आंखें लाल थी, चेहरे पर जाने कैसा भाव था। अत्सी का विधवा वेश देखकर भी विस्मित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इस बीच उसने टेम्पी से अत्सी की सारी बातें सुन रखी थी। उसने यह भी सुना था कि अभी सिर्फ 3 ही साल पहले तो उसका विवाह हुआ था। अत्सी दी विधवा हो गई, यह बात तो किसी ने कही नहीं। घर पहुंचकर अत्सी टेम्पी को लेकर घर की छत पर चली गई और बहुत देर तक वहीं बातें करती रही। दोनों में बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। उसी एंडोशाला में लगभग 3 साल पहले वे अलग हुई थी और जाने कितनी बातें जमा हो गई थी। बचपन की सहेली की यह हालत देखकर टेम्पी ने आंसू बहाए। अत्सी ने कहा, तुम सब मिलकर अगर रोना पीटना शुरू करोगी तो सच कहती हूँ चली जाऊंगी मैं तो आई बाप माँ के यहाँ, बहन के यहाँ जरा जुड़ाऊंगी। सो तो नहीं, सिर्फ रोना और रोना। इधर आओ जरा, अपने ये करण फूल तो पहनो, देखो कैसे हैं। और यह ब्रेसलेट लाओ तो हाथ। टेम्पी ने हाथ छुड़ाकर कहा, ये तुम्हारे ब्रेसलेट हैं अत्सी दी, ये तुम मुझे नहीं दोगी, कदापि नहीं। तब फिर से इस छत पर मैं माथा फोड़ लूंगी अगर तुमने नहीं पहना। सच कहती हो, मुझे अपनी साध क्यों नहीं मिटाने देती हो। इसके बाद टेम्पी ने मना नहीं किया। उसकी दोनों आंखों से आंसू बह चले। उधर अत्सी उसका दाहिना हाथ पकड़कर घुमा घुमा कर ब्रेसलेट पहनाने लगी। हजारी बहुत रात को तंबाकू पी रहा था। अत्सी ने चुपचाप पास आकर खड़े खड़े कहा, काका बाबू। हजारी चौंक उठा। बोला, अत्सी बेटी अभी सोई नहीं? नहीं काका बाबू, आज तो दिन भर आपसे एक भी बात नहीं हो सकी, इसी से आई हूँ। हजारी ने लंबी सांस छोड़कर कहा, ऐसा जानता तो तुम्हें बुलाता बेटी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। कितने ही दिनों से गाँव भी तो नहीं गया। तुम्हारा यही वेश देखने के लिए क्या मैंने तुमको बुलाया था बेटी। अत्सी चुप ही रही। हजारी के स्नेहशील पितृ हृदय की निकटता की निविड़ता से मानो वह अपने दुख में सांत्वना पाना चाहती हो। हजारी ने स्नेह के साथ उसे पास बैठाया। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर अत्सी ने कहा, काका बाबू, एक दिन मैंने कहा था होटल के काम में ही आपकी उन्नति होगी, याद है? सब याद है अत्सी बेटी, मैं कुछ भी नहीं भूला। और यहाँ जो कुछ साज सरंजाम है वह सब तो तुम्हारी ही दया से है बेटी। तुमने दया न की होती। अत्सी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, ऐसी बात न कहिए काका बाबू, छी। मेरे रुपए देने पर भी अगर आप में क्षमता न होती तो क्या वे रुपए बढ़ते? कोई दूसरा अनाड़ी आदमी 3 वर्षों में इतनी बड़ी चीज तैयार कर दे सकता था। मैं तो कुछ नहीं जानती थी काका बाबू। यहाँ आकर और सब कुछ देख सुनकर अवाक हो गई। काका बाबू, आप क्षमतावान पुरुष हैं। यहाँ से तुम एंडोशाला जाओगी बेटी या ससुराल? एंडोशाला ही जाऊंगी। बाबा और माँ दुख से अधमरे हो रहे हैं। जाकर कुछ दिन उनके पास रहूंगी। जानते हैं काका बाबू, मैं चाहती हूँ कि देश में कुछ ऐसा काम करूँ जिससे साधारण लोगों का उपकार हो। बाबा के सारे रुपए अब मुझे ही मिलेंगे, ससुराल से भी रुपए मिलेंगे, लेकिन काका बाबू
मुझे इन रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं। 5 आदमियों के उपकार के लिए खर्च करने में ही तो सुख है। बेटी जो अच्छा समझो करो, मैं तुम्हें क्या कहूँगा। काका बाबू आप क्या बम्बई जा रहे हैं? हाँ बेटी, अस्सी बच्चों की तरह जिद करती हुई बोली। आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? बाप बेटी मज़े में रहेंगे, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। देश देशांतर घूमना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है चलना बेटी, लेकिन इस बार नहीं। मैं वहाँ 3 साल रहूँगा, देखूँ कैसी सुविधा असुविधा होती है, इसके बाद चलना। ठीक कहते हैं, है ना काका बाबू? अब बात आपको याद रहेगी ना? याद रहेगी। जाओ अब जाकर सो जाओ बेटी, गाड़ी में बहुत तकलीफ हुई है, अब थोड़ा आराम कर लो। अगले दिन विवाह था। टेम्पी के नरम हाथ नरेन के ताकतवर हाथों में देते समय हजारी की आंखों में आंसू भर आए। कितने दिनों की साथ ठाकुर राधा वल्लभ ने अब जाकर पूरी की। वंशीधर ठाकुर वर पक्ष के मालिक बनकर शादी की मजलिस में बैठे थे। उस समय वे भी आवेग भरे कंठ से बोल पड़े, हजारी भैया। आसपास के सभी होटलों के रसोइये ब्राह्मण अपने नाते रिश्ते वालों के साथ बाराती बनकर आए थे। यह विवाह होटल की जाति वालों का था। दूसरी दुनिया के किसी आदमी को इसमें न्योता नहीं दिया गया। उन लोगों के शोरगुल, हंसी ठट्टा और हाँक डाक से घर सरगम हो रहा था। विवाह के दूसरे दिन वर वधु विदा हो गए। वे लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, राना घाट में ही चूर्णी किनारे वंशीधर ने 5 दिनों के लिए एक मकान किराए पर ले लिया। वहां गांव से वंशीधर के दूर के रिश्ते की एक बुआ आई है, विवाह के सिलसिले में बहु भात वहीं होगा। हजारी एक बार रेलवे के होटल का काम देखने जा रहा है। समय लगभग 10 बजे। बेचू चक्रवर्ती के होटल के सामने भीड़ देखकर रुक गया। भीड़ में कचहरी का चपरासी और बेलिफ खड़े हैं। राम रतन पाल चौधरी का जमादार भी है। मामला क्या है पूछने पर मालूम हुआ महाजनों के देन के चलते बेचू चक्रवर्ती का होटल सील हो रहा है। हजारी कुछ देर थमकर खड़ा रहा। उसके पुराने मालिक का होटल, इसी जगह उसने लंबे 7 साल सुख दुख में बिताए हैं। इतने दिनों का होटल आज उठ गया। जरा देर बाद ही दोनों हाथों में 2 बड़ी बाल्टियां लेकर पद्दो मैरी होटल के पिछले दरवाजे से ज्यों ही बाहर निकली, अदालत ने एक प्यादे ने बेलिफ का ध्यान उधर खींचा। बेलिफ ने 2 गवाहों को बुलाकर कहा, यह देखिए साहब, यह औरत होटल की चीजें ले जा रही है, गैर कानूनी है। मैं आप लोगों के सामने प्यादों के जरिए उसे रोक देता हूँ। प्यादों ने जाकर उसे रोकते हुए कहा, बाल्टी रख दो। फिर कुछ और नजदीक जाकर पुकार कर कहा, सिर्फ बाल्टी ही नहीं है बाबू, बाल्टी के भीतर पीतल कांसे के बर्तन भी है। तब तक पद्दो मैरी ने दोनों बाल्टियों को जी जान से जकड़ लिया। वह बोली, ये बर्तन मेरे अपने हैं, होटल चक्रवर्ती बाबू का है, मेरी चीजें वे ले आए थे, अब मैं ले जा रही हूँ। प्यादा छोड़ने वाला नहीं, बेशक पद्दो मैरी भी को भी नहीं। दोनों ओर से कहा सुनी, फिर खींचातानी शुरू हुई। तमाशा देखने वाले जुट गए। एक लेनदार महाजन ने कहा, मैं इन सब लोगों के सामने कह रहा हूं, अगर तुम बर्तन रख नहीं दोगी तो अदालत का कानून ना मानने के लिए मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। एक गवाह ने कहा, देंगे कैसे बाबू, उसका नाम तो अदालत की डिग्री में नहीं है। वह अदालत की डिग्री क्यों मानेगी? बेलिफ, यह नहीं, उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस में दिया जाएगा। यह होटल अब लेनदार महाजनों का है, उसे घर से दूसरों की चीज ले जाने का हक है। उससे पूछो वह भले भले देगी या नहीं। पद्दो मैरी देने को राजी नहीं। उसने दोनों बाल्टियों को और जोर से पकड़ के रखा। बेलिफ ने कहा, माल उससे छीन लो। बदमाश औरत कहीं की, भले ढंग से नहीं। प्यादे अब बहादुरी के जोश में आ गए। एक बार फिर धक्का मुक्की की तैयारी देखते ही हजारी वहां जा खड़ा हुआ। बोला, पद्दो दीदी, बर्तन उन लोगों को दे दो। लज्जा और अपमान से पद्दो मैरी की आंखों में आंसू आ गए। लोगों के सामने वह इस तरह कभी अपमानित नहीं हुई थी। ऐसे समय में वह हजारी को देखकर जोर से रो पड़ी। यह देखो ना ठाकुर जी, तुम कितने ही दिनों इस होटल में रहे, ये मेरी चीजें नहीं है, बोलो बोलो, ये बाल्टी किसकी है? हजारी दिलासा देता हुआ बोला, इस तरह रो मत पद्दो दीदी, यह अदालत कानून का मामला है। बर्तन रखकर घर में चलो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बेशक उस समय कुछ करने का उपाय नहीं था। उसने अदालत के बेलिफ से पूछा, क्या करने से इन लोगों का होटल बना रह सकता है? रुपया चुका देने से। यह तो बड़ी सीधी बात है साहब, 750 रुपयों की नालिश है, अभी डिग्री नहीं हुई। फैसले के पहले जायदाद सील न करने से इस बीच मामले को हटाया जा सकता है, इसी से सील करना पड़ता है। अदालत का प्यादा काम खत्म करके चला गया। बेचू चक्रवर्ती को एक तरफ बुलाकर हजारी ने कहा, मेरे साथ एक बार स्टेशन की ओर चलिए ना मालिक, आइए कुछ काम है। बेचू चक्रवर्ती को रेलवे के होटल के अपने कमरे में बैठाकर हजारी ने कहा, मालिक चाय पियेंगे? बेचू का मन बहुत खराब हो गया। पहले तो उन्होंने चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हजारी ने किसी तरह नहीं माना। चाय पीने और जलपान करने के बाद बेचू ने कहा, हजारी तुम तो 7-8 साल मेरे साथ रहे, सब कुछ जानते हो, होटल ही तो मेरे प्राण थे।
आज 22 वर्षों से होटल चला रहा हूँ, अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। फूले नवला में जो पुश्तैनी जगह जमीन थी, अब वह भी नहीं। वह होटल ही मेरा घर था। इस बुढ़ापे में ऐसा संकट आ पड़ा, अब मैं कहाँ जाकर खड़ा हूँ, काम कैसे चलाऊं। ऐसी हालत कैसे हुई मालिक, इतना कर्जा कैसे कर लिया। इधर आमदनी में खर्च पूरा नहीं पड़ रहा था हजारी, 2 बार बर्तन चोरी हो गए। छोटा सा होटल, उसमें और कितना धक्का सहने की ताकत थी। बहरा पड़ा, ग्राहक कम हो गए, मकान का किराया चढ़ता गया। इन्हीं सब तरह तरह के उपद्रवों से हजारी ने तंबाकू तैयार करके बेचू चक्रवर्ती को दिया। फिर कहा, मालिक एक बात कहता हूँ, आप मेरे पुराने मालिक हैं। अभी अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं रुपए देकर सील तोड़वा देता, लेकिन कल ही मैंने बेटी की शादी की है। इस समय इतने रुपए मेरे पास नहीं है। इसी से कहता हूँ, जितने दिन मैं बंबई से नहीं लौटता, आप मेरे बाजार वाले होटल के मैनेजर बनकर काम चलाइए। 25 रुपये महीने आपको खर्च के लिए दूंगा। हजारी मालिक को तनख्वाह देने की बात नहीं कह सका। खाना पीना होटल में ही कीजिएगा और पद्दो दीदी भी रहेगी, तनख्वाह पाएगी, खाना खाएगी, और क्या कहते हैं। बेचू के लिए यह बिना सपने का सपना था। ऐसी आशा उसने कभी नहीं की। रेल बाजार में इतना बड़ा कारोबार करने वाले होटल का वह मैनेजर होगा। शायद बेचू से ही पद्दो मैरी को भी यह खबर मिल गई। उस दिन शाम को वह कुसुम के घर गई। उसे कुसुम देखकर अचरज में पड़े बिना नहीं रह सकी, क्योंकि जिंदगी में कभी पद्दो मैरी ने कुसुम के दरवाजे पर पैर नहीं रखे थे। आओ पद्दो बुआ, बैठो। अरे मेरा कैसा सौभाग्य है, इस पीढ़े पर बैठ जाओ बुआ। पान दत्ता खाओगी? बैठो बुआ, मैं बना लाती हूँ। पद्दो मैरी ने बैठकर पान खाने के बाद बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। पद्दो समझ गई कि यह भी अब उसकी एक मालकिन है। इन सबको संतुष्ट रखकर ही इसकी नौकरी बरकरार रहेगी। यद्यपि वह मनी मन जानती थी कि उसे ज्यादा दिन नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, फिर वे लोग अपना होटल खोलेंगे। लेकिन विपत्ति के इन दिनों में किसी एक आश्रय में तो सिर छिपाकर रहना पड़ेगा। अगले दिन पद्दो मैरी होटल के काम में भर्ती हुई। बेचू चक्रवर्ती भी गद्दी घर में बैठा। हजारी यह अच्छी तरह से जानता था कि इनमें से कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन बात यह है कि नकदी तो नरेन के ही पास रहेगी। बेचू चक्रवर्ती सिर्फ देखभाल करके ही छुट्टी पा जाएंगे। हजारी को लगा जैसे वह अपने पुराने दिनों के होटल में काम कर रहा है। बेचू चक्रवर्ती उसके मालिक है और पद्दो मैरी भी छोटी मालकिन है। पद्दो ने जब सवेरे आकर पूछा, ठाकुर जी इस वक्त हिल्सा मछली लाऊं या रोहू का बच्चा, तब हजारी ने पहले ही की तरह आदर से कहा, जो ठीक समझो पद्दो दीदी, सड़ी ना हो तो हिल्सा ही ले आओ। बेचू चक्रवर्ती पक्के रोजगारी आदमी है और होटल के बारे में उनकी जानकारी हजारी से कहीं ज्यादा है। उसने हजारी को बुलाकर कहा, हजारी एक बात कहता हूँ, तुमने अपने यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्लास में सिर्फ 4 पैसे का फर्क रखा है। ज़्यादातर लोग फर्स्ट क्लास में ही खाते हैं और इसके पीछे जो खर्च होता है उतना मुनाफा नहीं होता। मैंने पिछले 1 महीने का हिसाब देखा है। नरेन बबुआ तो अभी बच्चे हैं, वे सब हिसाब किताब क्या समझते हैं। हजारी ने बात की सच्चाई समझी। उसने कहा, आप क्या कहते हैं मालिक? मेरी राय है कि फर्स्ट क्लास या तो बिल्कुल हटा ही दो या मेरे होटल की तरह कम से कम 2 आने का फ़र्क रखो। जाड़ों में जब सारी चीज़ें सस्ती रहती हैं, इससे जो मुनाफा होता है बरसात में या दूसरे समय में फर्स्ट क्लास के ग्राहकों के पीछे उस मुनाफे का कुछ हिस्सा खर्च होने के बावजूद कुछ बचा रहे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, समझे ना? वैसा ही कीजिए मालिक, आप जो समझते हैं। मैं क्या उतनी बातें समझता हूँ? बेचू चक्रवर्ती हजारी के व्यवहार से बहुत संतुष्ट है। हजारी की बातचीत ठीक उन्हीं पुराने दिनों की तरह नम्रता से भरी है, जैसे वे ही मालिक हैं और हजारी उनका नौकर हो। यद्यपि उनका और पद्दो मैरी दोनों ही का यह दृढ़ विश्वास है कि हजारी ने जो कुछ कर दिखाया है वह किस्मत के जोर से किया है। असल में तो उसके पास बुद्धि जरा भी नहीं है। लेकिन बुद्धि जितनी हो या ना भी हो, बेशक सबके पास नहीं होती, लेकिन आदमी के तौर पर हजारी बड़ा अच्छा है। सवेरे उठकर हजारी एक चिल्लम गांजा तैयार करने का उद्योग कर रहा था। इसी समय सबसे छिपकर वह एक चिल्लम गांजा पी लिया करता है। होटल में जाकर आजकल वह सुविधा नहीं मिलती। इसी समय अतसी को कमरे में आता देखकर उसने झटपट गांजे की चिल्लम और उसका साजो सामान छिपा दिया। अतसी की ओर देखकर उसने कहा, क्या है बेटी? काका बाबू आप बम्बई कब जा रहे हैं? अगले मंगलवार को मैं जाऊंगा और 4 दिन बाकी हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके साथ एंडोशाला जाऊं। अपने बैठक खाने में फिर आपके लिए और बाबा के लिए चाय और जलपान दूं। चलिएगा काका बाबू? हजारी की आंखों में आंसू भर आए। कितनी छोटी सी साध है। औरतों के मन की ये सब अत्यंत साधारण आशा आकांक्षाएं भी क्या हमेशा पूरी होती हैं? इस समय वह किस तरह एंडोशाला जाएगा? बच्ची है, ना कहकर छुट्टी पा गई।
उसने कहा, बेटी यह तो ना हो सकेगा, यहाँ कितना काम बाकी है तो तुम जानती नहीं हो। नरेन अभी बच्चा है, सारी बातें उसे दिखा समझाना देने से। आज चलिए ना मेरे साथ, बैलगाड़ी पर बाप बेटी चले चलेंगे, कल शाम को आप लौट आइएगा। इसके अलावा टेम्पी भी कह रही थी, एक बार गांव जाने का जी करता है। चलिए काका बाबू चलिए, अगर तुम नहीं ही मानोगी तो परसों सवेरे जाकर उसी दिन शाम को लौटना पड़ेगा। रुकने का बिल्कुल उपाय नहीं, क्योंकि उसके अगले ही दिन शाम को मुझे जाना है। वे लोग कह गए हैं कि बम्बई की डाकगाड़ी रात को 8 बजे छूटती है। तीसरे पहर चूर्णी के किनारे वाले नीम गाछ के नीचे हजारी जा बैठा। पास वाले चूने कोयले की आड़त में हिंदुस्तानी मजदूर उसी तरह मिलकर ठेठ हिंदी में गजल गा रहे हैं। चूर्णी के किनारे खेवा घाट पर उस पार के फूले नवला के हाट करने वाले लोग इससे उस पार आ जा रहे हैं। सब कुछ पुराने ही दिनों की तरह है। वह क्या आज भी बेचू चक्रवर्ती के होटल में काम कर रहा है? पद्दो मेहरी की झिड़की खाकर उसे क्या अभी तुरंत आग सुलगाने के लिए कोयले के चूल्हे में धुएं में जाकर बैठना होगा? उसी पद्दो दीदी और बेचू चक्रवर्ती के साथ सवेरे ही तो उसकी बातें हुई थी। तराजू के पल्ले बदल गए। पुराने दिनों का संबंध छाया चित्रों की तरह कहाँ मिला गया। बम्बई कितनी दूर है कौन जाने। टेम्पी को लेकर, अतसी या कुसुम को लेकर अगर जाया जा सकता, इनमें से किसी के साथ रहने पर वह विलायत तक जा सकता है। दुनिया की जिस किसी जगह पर बिना शंका के, बिना दुविधा के चला जा सकता है। पहले के दिनों में क्या उसने एक बार भी सोचा था आज के जैसा दिन उसके जीवन में आएगा? नरेन को उसने जिस दिन पहली बार देखा था, उसी दिन उसके मन में सुंदर तस्वीर खिंच गई थी। टेम्पी लाल रेशमी साड़ी पहनकर नरेन के पास खड़ी है। उसके मुंह पर लज्जा, आंखों में छिपे आनंद की हंसी है। उस समय लगा था यह सब दुराशा है, ऐसा भी कभी हो सकता है। यह सब ठाकुर राधा वल्लभ की दया है, नहीं तो उसने कब सोचा था कि वह 150 रुपए की नौकरी पर बम्बई जाएगा। दूसरे दिन अतसी ने फिर आकर कहा, एंडोशाला कब चलेंगे काका बाबू? टेम्पी भी जाने को कह रही है। काकी माँ भी कह रही थी कि 2-2.5 बरस पहले जो वह गांव से आई है फिर वहां नहीं जा सकी, उनकी भी इच्छा है। एक दिन के लिए चलिए ना। बहुत दिनों के बाद उन लोगों की गाड़ी फिर अपने गांव में आ पहुंची। हजारी का घर रहने लायक नहीं रह गया है। फूस का मकान इतने दिनों तक देखभाल ना होने के कारण खत्म हो गया। आंधी में फूस के उड़ जाने से जगह जगह से नीला आसमान मजे से दिख पड़ता है। अतसी उन सब लोगों को अपने घर ले जाने के लिए खींचतान करने लगी, लेकिन टेम्पी की माँ राजी नहीं हुई। औरतों का अपने घर द्वार के प्रति स्वाभाविक खिंचाव होता है। टूटे मकान के चबूतरे का जंगल अपने हाथों से साफ करके टेम्पी की मदद से घर का आंगन और जमीन लीप पोत कर वह अपने मकान में उतरी। उसने टेम्पी से कहा, तुम बैठो, मैं जरा तालाब में एक डुबकी लगाऊं। अमरूद तले के घाट पर जाने कितने दिनों से नहीं गई हूँ। तालाब के किनारे जाने पर इस टोले के राधू चाटुज्जे की बहू से सबसे पहले मुलाकात हुई। उसकी उम्र लगभग टेम्पी की माँ की जितनी ही थी। हमेशा से दोनों में बहुत अपनापन रहा है। टेम्पी की माँ को देखकर वह तो एक बारगी अवाक ही हो गई। बर्तन मांजना छोड़कर हंसती हुई दौड़कर आकर बोली, ओ माँ, ये तो दीदी है। कब आई दीदी? अब क्या तुम्हें हम लोगों की याद रहेगी? सब लोग कहते कि अब तुम धनी धोरी हो गई हो, गरीबों की बात क्या याद रहती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। कुछ देर बाद राधू चाटुज्जे की बहू को साथ लेकर टेम्पी की माँ घर लौटी। उसने घर में घुसते ही टेम्पी से पूछा, पहचानती हो बेटी? ओ माँ, ये तो काकी है, आइए बैठिए। आओ बेटी, जन्म सुहागिन रहो, सावित्री समान हो। हाँ जी, तो तुम्हारी कैसी अक्ल है? बेटी को ले आई, दामाद को नहीं ले आ सकती थी? सुना है चांद जैसा दामाद मिला है। यह चूड़ी किसने दी है? देखो तो बेटी, कितने भर की है? इसको क्या कहते हैं? पासा? देखो तो, मैंने तो ये नाम भी ना कभी सुने। लेकिन एक बात कहती हूँ, इस जून यहाँ तुम्हारी रसोई बनाने का कोई उपाय नहीं है। इस समय तुम सब लोग हमारे ही यहाँ थोड़ा दाल भात। टेम्पी ने कहा, यह नहीं होगा काकी माँ, जानती हैं अतसी दी हम लोगों को साथ ही आई है। उन्होंने हम सब लोगों को खाने के लिए कहा है। वे तो हम लोगों को अपने ही यहाँ ले जा रही थी, माँ नहीं गई। जानती तो हो, माँ के प्राण इसी जगह से बंधे हैं। राना घाट में इतना बढ़िया मकान है, नल का पानी है, शहर की जगह है, वहाँ भी माँ घर की रट लगाए रहती है। आह, कैसी शोभा है घर की टूटे फूटे फूस की छाजन। उसे घर कहो या गौशाला ही कह लो। बाप के घर की निंदा मत करो। जाओ जाओ, आज ना बड़ा आदमी ससुर हुआ। इसी टूटे फूस की छाजन के नीचे तो पली बड़ी हो बेटी। हंसी खुशी में लगभग 2 घंटे जाने कब बीत गए।
इन लोगों के आने की खबर पाकर उस टोले के सभी औरतें मिलने आई। दामाद को साथ ना लाने की आने की सबको शिकायत रही। टेम्पी की माँ ने कहा, दामाद के आने का तो कोई उपाय ही नहीं। रेलवे होटल की देखभाल वे ही करते हैं। एक दिन वहां ना रहने से चोरी होगी, कोई उपाय होता तो लाती नहीं। अत्सी के दुर्भाग्य की बात सब लोग पहले से ही जानते थे। सारे गांव के लोग उनके लिए भी दुखी थे। सभी लोग एक स्वर में कहते हैं, ऐसी लड़की देवी जैसी लड़की है और उसी के भाग्य में दुख, इस कच्ची उम्र में। शाम होने में देर नहीं थी। अत्सी के बैठक खाने में बैठकर हजारी अत्सी के बाबा के साथ बातें कर रहा था। हरिचरण बाबू की बेटी के असमय विधवा हो जाने से गहरा सदमा पहुंचा है। हजारी को लगा जाने जैसे इन 2.5 वर्षों में उनकी उम्र 10 साल और बढ़ गई। बेटी को देखकर आज फिर कुछ पले चंगे लग रहे हैं। हरिचरण बाबू ने कहा, यही देखो, तुम्हारी और मेरी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, ना होगा तो 2-1 साल कम ही होगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में उद्यम है, आशा है, मन से अभी भी तुम जवान हो। अब भी तुम में काम करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। इस उम्र में तुम बंबई जा रहे हो, सुनकर ईर्ष्या होती है हजारी। बंगालियों में तुम्हारी तरह के लोग जितने ही ज्यादा होंगे, नींद में पड़ी जाती उतनी ही अधिक जागेगी। ये लोग 35 वर्ष की उम्र में गले में तुलसी की माला डालकर परिलोक की तैयारी करते हैं। देखते नहीं मेरे गांव की हालत, इस दुनिया को ही नहीं देखा, इसका उपभोग नहीं किया तो तुम्हारे परलोक का क्या होगा भैया? वहां भी उसी भूत का भय बना रहेगा। परलोक में नरक में जाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि भगवान निकम्मे आलसी और डरपोक लोगों को स्वर्ग में जगह देते हैं? इसी समय पुराने दिनों की तरह अत्सी आकर उन लोगों के सामने टेबल पर जलपान की रकाबी रखकर बोली, खाइए काका बाबू, मैं चाय ले आती हूँ। तुम भी खाओ बाबा, तुम्हें खाना पड़ेगा, शाम होने में भी काफी देर है। कुछ देर बाद चाय लेकर अत्सी फिर आई। पीछे पीछे टेम्पी आई। सब कुछ उन्हीं पुराने दिनों की तरह, फिर भी कितना फर्क। अत्सी के चेहरे की ओर देखने पर हजारी का हृदय वेदना से फटने सा लगा। फिर भी माँ बाप के सामने अत्सी ने जहां तक हो सका विधवा का वेश दूर ही रखा। माँ बाप के सामने वह विधवा के वेश में घूम फिर नहीं सकेगी। इससे पाप होना हो तो हो। हरिचरण बाबू संध्या पूजा करने के लिए घर के अंदर चले गए। अत्सी की ओर देखकर हजारी ने कहा, क्यों बेटी, तुम्हारी साथ पूरी हो गई? बेशक काका बाबू। क्यों टेम्पी, कितने ही दिनों से सोचा करती थी गांव तो जाऊंगी, लेकिन वहां टेम्पी भी नहीं होगी और काका बाबू भी नहीं होंगे, किसके साथ मैं 2 बातें करूंगी? लेकिन बेटी, कल तुम्हें मेरे साथ रानाघाट चलना पड़ेगा। वाह, यह तो मैंने बाबा और माँ से कही ही रखा है। मैं आपको गाड़ी चढ़ाने नहीं जाऊंगी। यह कैसे होगा काका बाबू? टेम्पी को अभी कुछ दिन तक मेरे पास यहाँ रहने दीजिए ना, तब फिर आपको गाड़ी पर बैठाकर मैं उसको अपने साथ लेती आऊंगी। नरेन बाबू बीच बीच में आते जाते रहेंगे। नरेन की बात कहने पर टेम्पी ने बाप से छिपाकर अत्सी को हल्की सी चिकौटी काटी। काका बाबू, पूजा के समय आप आएंगे ना? इस बार गांव में हम लोग पूजा करेंगे। अभी तो पूजा में बहुत देर है बेटी, अगर हो सका तो आऊंगा, क्यों नहीं। अगर तुम पूजा करोगी तो आने की पूरी कोशिश करूंगा। टेम्पी ने कहा, तुमको आना ही पड़ेगा बाबा। माँ ने कहा है इस बार प्रतिमा बनवाकर कोजगारी लक्ष्मी की पूजा करेगी। पूजा में अभी 3-4 महीने की देर है, उस समय छुट्टी लेकर आना ना बाबा। आओगे ना? राधु चाटुज्य की बहू किसी तरह पीछा नहीं छोड़ रही थी। रात को उसके घर उन लोगों को खाना ही होगा। टेम्पी की माँ शाम से ही उसके यहाँ जा पहुंची। केले का फूल काटकर, देशी कुमड़ा काटकर उन लोगों की मदद कर रही है। वह गांव की भोली भाली लड़की है। शहर की जिंदगी के ढर्रे के मुकाबले उसे देहात की है जिंदगी कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। वह कह रही थी, भाई शहर में क्या हम लोगों की गुजर हो सकती है? यह जो कुमड़े का डंठल है ना, इसी का दाम 1 पैसा। यह जरा सी कुमड़े की फांक 1 पैसा। वह फांक काटते हुए जैसे कल मुँहे आदमियों के हाथ कट गए हैं। मेरा क्या मन है जानती हो? उनके चले जाने के बाद 3-4 दिनों के बाद फिर आ जाऊंगी। पूजा तक यहीं रहूंगी। बेटी दामाद रानाघाट के मकान में रहेंगे। वे लोग सब देखभाल करें, उन्हीं की चीज है। वहां मुझे अच्छा नहीं लगता। पति से यह बात कहने पर हजारी ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो करो, लेकिन उसके पहले तो घर को ठीक कर लेना जरूरी है। घर तो पानी पड़ने पर बह चलता है, रहोगी कहाँ? टेम्पी की माँ ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं अत्सी के यहाँ चाहे चाटुज्य लोगों के यहाँ रहकर घर बनवा लूंगी। दामाद को कह जाना, जो खर्च लगे दे देंगे। रात में राधु चाटुज्य के यहाँ खाने की खासी तैयारी थी। खिचड़ी, भुजिया, मछली, अंडे की मसालेदार सब्जी, बड़ा, दही, आम और संदेश।
खाने के लिए अत्सी को भी कहा गया, लेकिन वह नहीं आई। टेम्पी जब उसको बुलाने गई तो उसने कहा उसके सर में बहुत दर्द है, वह नहीं जा सकेगी। आखिरी रात में 2 गाड़ियों पर सब लोग फिर रानाघाट आए। दोपहर के बाद हजारी थोड़ी देर सोया रहा। ट्रेन क्या सारी रात चलेगी? वह कभी इतनी दूर गया नहीं, इतनी दूर तक गाड़ी पर भी नहीं रहा। उसे नींद तो आएगी ही नहीं। जाने के समय टेम्पी की माँ और टेम्पी रोने लगी। कुसुम ने भी उनका साथ दिया। अत्सी सबको समझाने लगी, छी रोते नहीं, यह क्या काकी माँ, परदेश जा रहे एक अच्छा काम है। छी टेम्पी, इस तरह आंसू ना गिराओ भाई। हजारी घर से बाहर निकला। पद्दूमरी सामने थी। पद्दूमरी ने कहा, अभी इसी गाड़ी से जाइएगा ठाकुर जी? हाँ पद्दू दीदी। इस जून ग्राहक कितने हैं? 40 से कुछ ज़्यादा ही होंगे, सेकंड क्लास में ज़्यादा हैं। हिलसा मछली लाई थी ना? पद्दूमरी ने हंसकर कहा, ओ माँ, यह भी कहना होगा, जब तक बाजार में मिलती है हिलसा का ही बंदोबस्त रहता है, आषाढ़ से क्वार तक। आपने देखा तो था उस होटल में। हाँ बाबा, वह सब भला मैं तुम्हें क्यों सिखाऊंगा, तुम तो खुद ही पुरानी हो। जरा होशियार रहना पद्दू दीदी, समझना कि तुम्हारा ही होटल है। पद्दूमरी एक अनसोची बात कर बैठी। अचानक नीचे झुककर उसने कहा, ठहरिए ठाकुर जी, जरा पैरों की धूल दीजिए। हजारी की बोलती बंद हो गई। वह सन्नाटे में आ गया। अपनी आंखों पर विश्वास करना उसे मुश्किल जान पड़ा। यह क्या हो गया? पद्दू दीदी उसके पांव पर औंधी पड़कर पांव की धूल ले रही है। ऐसे किसी दृश्य की कल्पना करने का दुस्साहस भी उसे कभी नहीं हुआ था। उसके जीवन में कौन सा सौभाग्य बाकी बचा रहा? उसे छोड़ने के लिए दोनों होटलों के प्राय सभी कर्मचारी आए थे। उनके अलावा अत्सी, टेम्पी और नरेन भी थे। बाहरी आदमियों में जदू बाडूचे थे। जदू बाडूचे आजकल सचमुच हजारी का बहुत मान करने लगे। उनका ख्याल है कि होटल के काम में हजारी अभी और उन्नति करेगा, अभी तो शुरुआत है। अत्सी ने पाँव की धूल लेकर कहा, पूजा के समय आइएगा जरूर काका बाबू, बेटी के घर न्योता रहा, जरूर आइएगा। टेम्पी ने आंखें पोंछते हुए कहा, खाने की पोटली ऊपर से उतारकर पास में रख लो बाबा, फिर उतारना भूल जाओगे। तुम्हें तो किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता। आज ही रात को खा लेना, भूलना नहीं, कल बासी हो जाएगा। राह बाट में बासी चीज बिल्कुल मत खाना, याद रखोगे ना? माँ ने कहा है तुम्हारी चिट्ठी मिलने पर राधा वल्लभ स्थान पर पूजा चढ़ाएगी। चलती गाड़ी की खिड़की के किनारे बैठकर हजारी के मन में यही ख्याल आता रहा कि आज पद्दू दीदी ने जो उसके पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया, यह सौभाग्य हजारी के सभी सौभाग्यों को दबाकर चारों ओर फैल गया। वही पद्दू दीदी। ठाकुर राधा वल्लभ, तुम जागृत देवता हो, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुम ही तो हो और कोई नहीं। हो भी तो मैं उसे नहीं जानता।